स्वागत है आपका सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूँ सिस्टम से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। आज हम वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। आज हर देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है और इसी बीच एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की आड़ में लगा हुआ है। बात चीन की हो या फिर हो अमेरिका की, हर कोई इस मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की गेम में अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इस बीच जब जिक्र हमारी डिप्लोमेसी का हो रहा है तो हम एम्बेसी का विस्तार से बात करना बहुत जरूरी है। आप सभी ने खबरों में सुना होगा कि जी इंडियन एम्बेसी ने फलाने देश में अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। फिर कभी कभी बहुत से दूतावास जो है वे कई सारे बयान जो है वे देते हैं। तो ये सब बयान जब सामने आते हैं एम्बेसी का जिक्र होता है, पर आखिर में एम्बेसी होती क्या है, इसकी 21वीं सदी में जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही क्या मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स के अंदर, इस खेल के अंदर जो एम्बेसीज हैं उनका कितना बड़ा योगदान है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन पहले आपको एम्बेसी से जुड़ी कई सारे सवाल हम सबके बीच में आए कि आखिर एम्बेसी होती क्या है, भारत में कितनी एम्बेसीज है। तो जब हमने जांच करी तो हमें पता चला कि विदेशों में हमारी लगभग 122 एम्बेसीज हैं। तो पूरे विश्व के अंदर जब हम बात करते हैं तो भारत की 122 एम्बेसीज हैं। इसी बीच 110 हमारी वाणिज्य एम्बेसीज हैं, यानी कि इसकी कंसल्टेंट्स आगे जो है, यानी एम्बेसी वहां की कैपिटल में होगी और फिर उसके बाद जो कंसल्टेंसी होगी वो अलग अलग जगहों पर होगी। तो इसी बीच जब भारतीय एम्बेसी की हम बात कर रहे हैं तो नई दिल्ली के अंदर दूसरे देशों की कितनी एम्बेसीज हैं, तो लगभग 153 जो है हमारे देश के अंदर ये एम्बेसीज जो है अलग अलग देशों की मौजूद है, जिसके अंदर अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ये सभी देश जो है वे मौजूद हैं। तो भारतीय एम्बेसी की जब हम बात करें तो पूरे दूसरे देशों के अंदर लगभग 120 से ज्यादा है, 122 है। तो वही दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर 153 एम्बेसीज हैं। तो नई दिल्ली एरिया, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो चाणक्यपुरी के अंदर जब आप जाते होंगे तो वहां पर आप देखते होंगे कि हर एक देश की एम्बेसी जो है वो मौजूद है। तो नई दिल्ली जो है, चाणक्यपुरी खास तौर पर यह एम्बेसी का केंद्र है। और हाल ही में जब हम बात करते हैं, द्वारका सेक्टर 24 को एम्बेसी का दूसरा केंद्र जो है वह बनाया गया है। केंद्र सरकार ने 2017 के अंदर यह फैसला लिया कि द्वारका सेक्टर 24 जो है इसके अंदर भी कहीं सारी एम्बेसीज जो है उनको हम लेकर आएंगे, ताकि एक जगह पर ही वो फोकस जो है नहीं रहे। ये एम्बेसीज होगी और साथ में इनकी कंसल्टेंसीज जो है अलग अलग जो है देश के अंदर कहीं सारे स्टेट्स के अंदर है। इसी बीच आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि जी एम्बेसी तो है, हम उस रास्ते से गुजरते भी हैं और उस एम्बेसी को देख भी लेते हैं, तो ये आखिर एम्बेसी होती क्या है और इस एम्बेसी की जिम्मेदारी क्या होती है, विस्तार से इस पे बात करेंगे। इसी बीच डिप्लोमेसी, जब हम डिप्लोमेसी का जिक्र करते हैं, जियोपॉलिटिक्स का टाइम है, अक्सर हम इस वर्ड को सुनते हैं, तो इस अक्षर का एम्बेसी के अंदर कितना बड़ा योगदान होता है और ये एम्बेसीज क्या डिप्लोमेसी के अंदर अपना कोई योगदान देती भी है नहीं। इसी बीच कौन होते हैं एम्बेसी में काम करने वाले लोग, ये आपके जहन में जरूर आया होगा कि जी एम्बेसी के अंदर काम कौन करते हैं। इसके लिए अगर हमें जाना भी है तो क्या प्रक्रिया होती है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स जो है वो जुड़ेंगे इसी फील्ड से। तो भारत के विदेश मामलों में कैसे मिलता है सहयोग, जब हम विदेश मामलों की बात करते हैं तो क्या एम्बेसी का भी कोई योगदान होता है? क्या भारत के अंदर अगर अमेरिका की कोई एम्बेसी है तो क्या उसका कोई योगदान हो सकता है विदेशी मामलों को लेकर? कई सारे सवाल होंगे, पासपोर्ट से लेकर साथ ही अपने जितने भी यहाँ पर जनता जो उनकी मौजूद है, क्या उनको भी सहयोग देती है एम्बेसी? इसी बीच एम्बेसी की जिम्मेदारी एडवाइजरी देने तक सीमित है, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि जी हमारी एम्बेसी है उसने एडवाइजरी दी है। खासतौर पर जब यूक्रेन के अंदर हमने देखा रशिया यूक्रेन युद्ध, वहां पर कहीं सारी एम्बेसी द्वारा एडवाइजरी जो है वे दी गई। तो आखिर ये एम्बेसी होती क्या है, एम्बेसी की जिम्मेदारी क्या होती है? क्या पासपोर्ट अगर आपका खो जाए किसी देश के अंदर तो क्या एम्बेसी उसके अंदर सहयोग देती है? कहीं सारे सवाल। डिप्लोमेसी के अंदर एम्बेसी का क्या योगदान होता है? कहीं सारे सवाल। इन सभी सवालों के जवाब आज हम पूछेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं। सबसे पहले हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जो है वे पूर्व राजदूत है सिंगापुर के अंदर हमारे, तो उनसे जरा बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश कुमार जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और मैं चाहती हूं कि हम अभी एक चैनल होगा जो शायद इस मुद्दे के ऊपर बात कर रहा होगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी सिंगापुर के अंदर आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा? जी सुरेश जी। देखिए पहले तो मैं थोड़ी सी एक आपने जो कहा कि मैं सिंगापुर में राजदूत हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं बदलाव करना चाहूंगा। जी सर। मैं राजदूत रहा हूँ रिटायर होने से पहले, लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और सिंगापुर में मैंने अपने डिप्लोमेटिक करियर की शुरुआत की थी जब मैं वहां गया था 1980 में चाइनीज लैंग्वेज सीखने के लिए। तो ये एक तो फैक्चुअल करेक्शन मैं करना चाहूंगा।
ताकि जी। लेकिन मेरा को 40 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है राजनीति का, तो सिंगापुर का भी ये कहूंगा कि जब मैं था वहां पर 1980 से 1982 से, और उसके बाद में मैं दोबारा कई बार गया दौरे पर, टूर्स पर, अब लोगों से मिलने के लिए, तो जो सिंगापुर की मैंने एक ग्रोथ देखी है, डेवलपमेंट देखी है, सोशल एरियाज में, इकोनॉमिक एरियाज में जो बदलाव देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन, वो वाकई में एक अचंभे वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब मैं था वहां पर 1980 में, 1980 से 1982 तक, तब भी एक गांव की तरह लगता था काफी जगहों पर। फिशिंग विलेज था जुरोंग, जहां पर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और मैं पढ़ता था वहां पर चाइनीज लैंग्वेज। और वही एरिया अब जो है एक तरह से सेंटर बन चुका है शिपिंग का, एक्सपोर्ट ट्रेड का। तो डाउनटाउन में देखिए, जहां राफल स्ट्रीट सिटी है जी, जहां पर जो चमक आई है, बदलाव आया है, वो एक बिल्कुल अचंभे वाली चीज है। तो सिंगापुर का एक डेवलपिंग कंट्री, पुअर कंट्री से लेकर के 1965 में, और अब जो एक डेवलप्ड कंट्री का रूप आया है, मेरे ख्याल है काफी कम देश ऐसे हैं जिनमें इतना बदलाव आया हो। जी, तो इसी बीच हमारे कई सारे दर्शकों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये एम्बेसी क्या हो सकती है। हम चाहते तो अपनी रिपोर्ट के अंदर बता सकते थे, लेकिन हम चाहते थे कि खुद एक राजदूत है जो ये बात बताए कि आखिर एम्बेसी होती क्या है, और साथ ही जब जिन एम्बेसडर का हम जिक्र हमेशा सुनते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। जी सुरेश जी। जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि एम्बेसी जो है किसी भी देश में, जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं भारत सरकार, अब भारत सरकार में क्या होता है, यहाँ पर वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, तो तरह तरह के जो काम है सरकार के, वो यहाँ पर राजधानी में जो भी मंत्रालय हैं वो देखते हैं। भारत सरकार का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो पूरे भारत सरकार के कामकाज को उस देश में देखता है, वो एम्बेसी है। तो भारत सरकार के तलब के मतलब में जो भी काम होगा जी, वो एम्बेसी के थ्रू होता है। पहले तो बाकी कम्युनिकेशन की ज्यादा नहीं थी, तो प्रधानमंत्री वगैरह या राष्ट्रपति वगैरह, वित्त या विदेश मंत्री, वो ये नहीं कि फोन उठाया बात कर ली, तो ज्यादातर कम्युनिकेशन, ज्यादातर बातचीत एम्बेसीज के थ्रू होती थी। अब जो है डायरेक्ट फोन हो गए हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गई है, लेकिन एम्बेसी जो है एक भारत सरकार की तरह से सेंटर है वहां पर, मोटे तौर पर ये है। तो अगर उसमें देखा जाए कि वहां पर ट्रेड कोऑपरेशन के मामले में कोई देखना है, आर्थिक मामलों में कोई आपस में, जैसे जो वहां पर सिंगापुर में दूतावास है, या मैं कहूँ मान लीजिए लंदन में जो हमारे उच्चायोग है, दोनों को देख लीजिए। तो अगर हम में से हमारे भारत सरकार को कोई प्रपोजल भेजना है या कोई बातचीत करनी है कि इसके मामले में कैसे आगे बढ़ा जाए, किसी ऊंचे लेवल पर कांटेक्ट करना है, तो वो सब हमारा, अगर भारत सरकार का प्रपोजल है तो वो प्रपोजल हमारे हाई कमीशन लंदन के थ्रू जाएगा, या सिंगापुर में हाई कमीशन के थ्रू जाएगा, या वॉशिंगटन में एम्बेसी के थ्रू जाएगा। अगर यूएसए का कोई प्रपोजल जाना है भारत सरकार के पास, या जवाब आना है उसके बारे में, तो वो जवाब भी हम, उनका जो दूतावास यहाँ पर दिल्ली में, उसके थ्रू हमारे पास आएगा। तो ये दूतावास एक तरह से जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, वो सारे मामले में काम उनके थ्रू ही होता है। तो एक चीज और होती है जो अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है जी, कि सरकार के कामकाज के अलावा जो पासपोर्ट, वीसा, या जो भारतीय नागरिक है वहां पर, उनके संबंधी जो भी समस्याएं हैं, जो भी काम है, वो सब भी हमारे दूतावास ही करते हैं। पासपोर्ट को गया, पासपोर्ट देना है, जो वहां से यहाँ पर आ रहे हैं उनके नागरिक, उनको वीसा देना है, तो वो हमारे एम्बेसी के थ्रू होगा। या उनको आजकल जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने हैं वहां पर, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, कौंसुलर डॉक्यूमेंटेशन, या बिजनेस कोई एलसी वगैरह को अटेस्ट करना है, वो सब। तो क्या हम ये मान लें कि इसका दायरा बहुत ज्यादा है? विदेशी संबंधों की जब हम बात करें तो इसका दायरा काफी ज्यादा बड़ा है, आम जन के लिए भी है, और वहीं दूसरे अगर देश की बात करें, दूसरे मुल्क की बात करें, तो वहां पर रिश्तों को मजबूत करने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो इन एम्बेसीज के ऊपर है।
जी सुरेश जी। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो विदेश विदेश मामलों में क्या है, विदेश मामलों में हमारी जो विदेश सरकारों से संबंध है, उन संबंधों में सारे ही एस्पेक्ट सामने आते हैं। शिक्षा का भी, न्यूक्लियर एनर्जी अगर का एक बात है, या टेक्नोलॉजी की बात अगर है, व्यापार की बात है, जो भी सारी बातें होती हैं, या बैंकों के संबंध है, या आपने आजकल नाम सुना होगा कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होते हैं जी, या इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एग्रीमेंट होते हैं, ये सब इम्प्लीमेंटेशन और इसके अलावा बातचीत एम्बेसीज के थ्रू होती है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो होता है सुरेश जी, वे किस देश का फॉलो किया जाएगा? यानी अगर अमेरिका के अंदर हमारी एम्बेसी है तो क्या वो भारत के लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगी या फिर वो अमेरिका के लॉज को फॉलो करेंगी? जी सुरेश जी। देखिए, हाँ जी, ये आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये हमारी जो एम्बेसीज हैं, वो जो एरिया जहां पर एम्बेसीज हैं, या जो घर है जहां पर हमारे राजदूत या हमारे कर्मचारी रहते हैं, वो सारी एक तरह से भारतीय लैंड है, वो जो रहते हैं वहां पर। तो जो कानून वगैरह वहां पर लागू होता है, भारतीय कानून लागू होता है। आपने सुना होगा कि किसी एक देश के, या वो मैं नाम भूल रहा हूं मुल्क का, उन्होंने भाग करके वहां पर, वेनेजुएला की एम्बेसी थी जी, कि वहां पर जाकर के शरण ले ली जी। अब अगर वेनेजुएला की एम्बेसी में या उसके दूत, राजदूत के घर कहीं शरण ले ली है, तो वहां की जो पुलिस है, वहां की पुलिस जाकर के एम्बेसी में वहां पर कुछ काम नहीं कर सकती है। वो वहां पर एम्बेसी में एंटर भी नहीं कर सकती है जब तक कि हमारी इजाजत ना हो। तो अगर मान लीजिए किसी, ये कुछ, क्योंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर हमको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि वो कह सकते हैं कि उनके कानून के खिलाफ है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो हम अपनी सरकार के आदेश पर कर रहे हैं। तो हमको जिनेवा कन्वेंशंस के तहत हमको अरेस्ट करने का अधिकार उनके पास नहीं होता है। अब होता है क्या है, कई बार ये बड़ी एक दिलचस्प चीज है जी। अब हम कर रहे हैं काम, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि रह तो वहां पर रहे हैं ना हम। तो कई बार अगर मान लीजिए उस देश के कानून के अंदर हमने कोई गलत काम किया जिसमें हमारे ऊपर मुकदमा चल सकता है, और उस चीज का हमारे का जो भारत के जो पॉलिसी है जिसके लिए काम कर रहे हैं, उससे कोई संबंध नहीं है, तो वहां की सरकार हमारी सरकार से आग्रह करेगी कि इस आदमी का, जो कि आपके यहाँ दूतावास में काम करता है, उसके प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज खत्म कर दी जाए ताकि हम उसके ऊपर एक्शन ले सके। तो अब उसके ऊपर जो काम होता है वो भी कई बार अलग होता है। अमेरिकन एम्बेसी कई बार वो अपने आदमी को बाहर भेज देती है वापस अमेरिका, ताकि उसके ऊपर जहां पर रह रहे वो देश कोई एक्शन नहीं ले पाए। अगर भारत होता है या कोई है, वो देखते हैं केस क्या है। अगर केस ऐसा है जिसमें कि वो देखते हैं कि उसको वहां पर एक्शन लेना जरूरी है, तो वो उसकी जो इम्यूनिटीज है वापस कर लेते हैं, या वरना देखते हैं कि नहीं, अगर वहां पर केस चला तो नुकसान हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, वो उसको वापस बुला लेते हैं। तो बड़ी दिलचस्प चीज है ये। नहीं, सच में ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं आपसे बात करूंगी तो एम्बेसी के बारे में बहुत कुछ विस्तार से जानने को मिलेगा। इसी बीच रशिया यूक्रेन का जिक्र करते हैं। हाल ही में रशिया यूक्रेन का जब हमने वॉर देखी तो उस जंग के अंदर एम्बेसी का बहुत बार जिक्र होते हुए नजर आ रहा था। तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंदर एम्बेसी का कितना बड़ा, जो हम कह सकते हैं, योगदान है? जी सुरेश जी। जी बहुत ज्यादा, क्योंकि भारत, उनकी सरकार के संबंधित जितने भी कागजात हैं वो सारे एम्बेसी में होते हैं। और अगर मान लीजिए भारतीय नागरिकों को निकालना है, कुछ काम ऐसा है, तो वो भी जो है एम्बेसी के थ्रू ही होता है। सीरिया में इवैक्यूएशन हुआ, इराक में जो इवैक्यूएशन हुआ, वो सारे काम इवैक्यूएशन के भारत के जो वहां पर दूतावास है उनके तहत होता है ये। इसके अलावा काफी सारी कागजात ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी और के हाथ में पड़े जी। तो इमरजेंसी के दौरान एम्बेसी की सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत एक अहम चीज बन जाती है। जी।
तो उस वक्त जब इमरजेंसी की स्थिति है, तो अब आप कुछ देर पहले कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो लॉज हैं वो भारत के रहेंगे, अगर यहाँ पर अमेरिका की एम्बेसी है तो वहां के लॉज रहेंगे। तो प्रोटेक्शन की जब हम बात करें तो क्या वो भारत द्वारा दी जाएगी, उस देश द्वारा दी जाएगी, या फिर अब उस देश की ये जिम्मेदारी है जहां पर हमारी एम्बेसी है कि हमें वो सिक्योरिटी जो है वो दी जाए? जी देखिए, एम्बेसी के अंदर जो भी सिक्योरिटी होती है वो हमारी अपनी होती है। एम्बेसी के बाहर वो लोग जो है कुछ अपने तैनात करना चाहे कर लेते हैं, लेकिन एम्बेसी के अंदर की सिक्योरिटी वो सारी हमारी होती है। इसी बीच अगर हम बात करें आज की एम्बेसी की, क्योंकि हम देख रहे हैं हर कोई जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा है, न्यूज चैनल से लेकर अगर हम अपनी राजनेताओं की भी बात करें, हर कोई फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा है। तो आज की जो हमारी एम्बेसी है और 2 दशक पहले की एम्बेसी, उसमें कितना ज्यादा अंतर है? अंतर तो बहुत आया है। अंतर काम करने के तरीके में आया है, अंतर बातचीत करने के तरीके में आया है, अंतर काम में जो, क्योंकि कम्युनिकेशन काफी पहले से तेज हो गई है, तो अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मिल जाती है। अब ये नहीं कि हम एक लेटर लिखा पहले उसका वेट करना पड़ रहा है, एवरीथिंग वेरी फास्ट। तो उससे फर्क आया है। और इसके अलावा सबसे बड़ा फर्क ये आया है कि अब जो है एम्बेसी एक डायरेक्ट लाइमलाइट में आ गई है कि अगर वहां के लोगों को कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना है कि ये नहीं है, तो वहां पर बाहर आ जाएंगे, तोड़फोड़ भी करते हैं। अगर तोड़फोड़ करते हैं तो बाहर की जिम्मेदारी तो वहां की सरकार की होती है। उसे जैसे भी लंदन के हमारे दूतावास पर डेमोन्स्ट्रेशन हो तो हमने कहा कि आप यहाँ पर हमको बाहर की सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए ताकि हमारे पास नहीं आ पाए। तो एक तरह से उनका रोल काफी बढ़ गया है पहले से और काफी तेज हो गया है। तो अगर मान लीजिए एम्बेसी का हम जिक्र कर रहे हैं और एम्बेसडर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डिप्लोमेसी के अंदर कितना बड़ा योगदान जो है मान ले कि एम्बेसी का रहता है आज की डेट में? जी, डिप्लोमेसी का अगर माना जाए कि डिप्लोमेसी का अर्थ है कि जो भी हमारे आपस के मुद्दे हैं, प्रपोजल है, उसके बारे में आपस में बातचीत करके उस मामले को आगे बढ़ाया जाए। तो ये सारा काम पहले एम्बेसी ही शुरू करती है। और इसी बीच अगर हम बात करें तो डिप्लोमेसी का मतलब ही एम्बेसी जी। और इसी बीच मेरे जहन में एक बात आई कि मान लीजिए कि हमारे अमेरिका के अंदर किसी भी देश का हम जिक्र करें, वहां पर डिटेन जो है वह कर लिया गया है हमारे किसी व्यक्ति को, तो उस वक्त क्या सहयोग जो है वो एम्बेसी देती है, क्या सहयोग जो है एम्बेसी द्वारा दिया जाता है? कोई आदमी हमारा भारतीय नागरिक डिटेन कर लिया गया है तो उसके लिए भी जैसे ही सूचना मिलती है एम्बेसी को कि ये डिटेन हो गया है, तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वेस्ट जाती है वहां की सरकार के पास कि ये नागरिक वहां पर आपके यहाँ अरेस्ट हुआ है, इसके बारे में हमको पूरी डिटेल दी जाए कि कौन क्या है, कहाँ का रहने वाला है, क्या पासपोर्ट नंबर है और किस चार्ज के ऊपर उसको डिटेन किया गया है। और डिटेन करने के बाद में अगर उस आदमी को एक लीगल हेल्प चाहिए होती है वहां पर, तो वो भी एम्बेसी प्रोवाइड करता है। कॉन्सुलर एक्सेस मांगता है ताकि हमारे जो बाय द वे जो आपने बताया ना कंसल्टेटिव वगैरह जो ऑफिस वहां पर वाणिज्यिक ऑफिस, वो कॉन्सुलेट होते हैं। तो कॉन्सुलेट ऑफिसर हमारे जाकर के उससे मिलते हैं। अब जैसे आपने कुलभूषण की बात सुनी होगी, जी। तो कुलभूषण के केस में पाकिस्तान की सरकार ने हमारे कॉन्सुलर ऑफिसर्स को कुलभूषण से नहीं मिलने दिया। उसके सिलसिले में हम मामला जो है हम लेकर के आईसीजे तक गए और आईसीजे ने आदेश दिया उनको कि वियना कन्वेंशन के अंतर्गत कॉन्सुलर ऑफिसर्स को उससे मिलने का अधिकार है और उनको वो अधिकार देना पड़ा। तो ये यहाँ तक इनका अधिकार होता है अपने भारतीय नागरिकों के बारे में। बिल्कुल जी। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा और आपने जिस तरीके से जानकारी दी है, एक क्लैरिटी जो है हमारे दर्शकों के मन में आई है एम्बेसी को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हो। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं और डॉक्टर महेंद्र सिंह हमारे साथ है, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट। जरा उनसे भी बात करते हैं। एम्बेसी जो एक ऐसी चीज है जिस पर कभी किसी ने बात करना भी जरूरी नहीं समझा, तो क्या है एम्बेसी और जिस तरीके से हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स बदलती हुई नजर आ रही है, तो ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। संजीव श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा, क्या एम्बेसी का आज के टाइम के अंदर, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं,
तो जिम्मेदारियां जो है कहीं गुना बढ़ चुकी हैं पहले के मुकाबले। जी संजीव जी। कहा चूंकि वर्तमान का जो विश्व है ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है और जाहिर है कि सूचनाओं का जो है जिस तरीके से आदान प्रदान होता है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आ चुकी है, ऐसे में जो एम्बेसीज का जो महत्व है वो पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ चुका है और एम्बेसीज का जो कार्यभार है वो भी काफी बड़ा है और भारत संजीव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, संपर्क शायद हमसे टूट गया है, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह भी है, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं, जरा उनसे भी जरा सवाल पूछते हैं। सर, क्या लगता है आज की डेट के अंदर एम्बेसी की जो जिम्मेदारियां हैं वो कहीं सारे तरीकों से बदल चुकी हैं? जी महेंद्र जी। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से वैश्वीकरण के युग में, ग्लोबलाइजेशन के युग में पूरा विश्व जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ऐसे में हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हर एक देश, हर एक सोसाइटी, हर एक समाज जो है अपनी बातें दूसरे सोसाइटी, समाज या देश तक पहुंचाना चाहता है और इसीलिए जो हमारी एम्बेसीज हैं, जो दूतावास हैं, उनकी महत्ता और बढ़ गई है। हम तमाम विभिन्न स्तरों पे जो है एक दूसरे के साथ जो है चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, पूरा विश्व जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए देखिए, पहले जो एक बहुत ही नीति की भूमिका, बहुत ही सीमित भूमिका मानी जाती थी एम्बेसीज की, अब उनकी भूमिकाएं बहुत बढ़ गई हैं, चाहे वो आप डिप्लोमेसी से लेके, ट्रेड से लेके, जो अर्थव्यवस्था से लेके, मतलब जितनी कॉम्प्लेक्स जो है हम सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी, किस तरीके से हम जो एक सॉफ्ट पावर की बात होती है कि हम अपने कल्चर के जरिए किस तरीके से कूटनीति में सफलता हासिल करें, इन सब में जो दूतावास है उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस वजह से आप देखिए कि काफी दूतावासों के जो आकार में, उनके साइज में, उनके भूमिका में बहुत विस्तार हुआ है। संजीव जी, मैं आशा करती हूँ आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। तो संजीव जी, क्या हम फॉरेन पॉलिसी जो हम कहते हैं, अक्सर ये बात कही जाती है कि पिछले 5 सालों के अंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत हुई है, तो इसके जो पूरा श्रेय है वो इन्हीं सभी एम्बेसी वालों को जाता है, दूतावासों को जाता है? जी संजीव जी। जी, निश्चित रूप से ये जो हमारी विदेश नीति है वो पिछले 8 वर्षों में काफी उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। आज हमारी जो विदेश नीति है बहुत प्रोएक्टिव विदेश नीति है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने वाली अप्रोच के साथ ये कार्य कर रही है। अभी आप देखिए तो G20 की जो भारत अध्यक्षता कर रहा है उसमें भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य कर रहा है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना के साथ कार्य कर रहा है। तो जब आप पूरे विश्व को अपने परिवार की तरह से देखते हैं तो जाहिर है कि आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं और ये जो जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है वो भारत अपने एम्बेसडर्स, अपने हाई कमिश्नर्स के माध्यम से करता है, अपने जो डिप्लोमेट्स के माध्यम से करता है। मेरा पलक जी इसमें ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत को अपनी विदेश सेवा को और विस्तार देना चाहिए। विदेश सेवा में अभी जितने अधिकारी हर वर्ष नियुक्त किए जाते हैं उसको, उस संख्या को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और उस लिहाज से भारत के अधिकारियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। ये मैंने पहले भी कई बार कहा है और इस बात को मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जो भारत की डिप्लोमेटिक सर्विस है उसकी सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी, तभी जाकर के भारत और सम्यक तरीके से और बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएगा। बिल्कुल। लेकिन इस पे आपका क्या स्टैंड रहेगा कि पिछले 8 सालों की जब हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि हमने अपनी एम्बेसीज जो हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हुए अपनी विदेश नीति को बेहतर करा है? जी महेंद्र जी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से, और मैं ये मानता हूं 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो विदेश नीति है उसको एक जनता जो है आम आदमी से तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। और यही कारण है कि आप देखिए कि जो छोटे शहरों में है, मतलब मैं इस तरह सीधे तरीके से कहूं तो साउथ ब्लॉक से निकाल कर जो है
प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति को चौपालों तक लाके खड़ा कर दिया है और हर आदमी उस पर चर्चा कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को इंगेज किया है, जो भारतवंशी हैं, और इन सारे कामों में जो है हमारे दूतावास है उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। या जो हमारे बिल्कुल महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है। लेकिन काफी महत्वपूर्ण मुद्दा था कि एम्बेसीज किस तरीके से काम करती है। आप अक्सर सुनते होंगे जी इस एम्बेसडर ने ये बयान दिया, तो वहीं कई बार ये सुनते हैं कि जिस एम्बेसी के द्वारा ये एडवाइजरी जो है वह दी गई है। तो ये आखिर एम्बेसीज होती क्या है, इनकी कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और वही जब हम बात करते हैं, आज हम 2023 में पहुंच चुके हैं जब भारत को पूरे विश्व मैप के ऊपर देखा जा रहा है, तो इस वक्त हमारी एम्बेसीज की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।